हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके हिंदी में जो पूरक पुस्तिका चलती है संचयन, उसका फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। गिल्लू। ये लिखा है महादेवी वर्मा ने। देखिए, सोनजूई में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था। अब यहाँ महादेवी वर्मा एक गिल्लू मतलब गिलहरी के बच्चे का वर्णन करती है, और उस सोनजूई मतलब उनके आंगन में एक सोनजूई का पौधा लगा है, उसको देखकर उसे अचानक से उस बच्चे की याद आ जाती है। छोटे से जीव जो था उसकी याद आ जाती है, जो इस लता मतलब उस सोनजूई की जो कली खिलती है और उस पर जो झाड़ी जो रहती हरी हरी पत्तियों से लगी हुई उस लता पर वो रहता था, छिप कर बैठता था, उसे उसकी याद आ गई। देखिए क्या कह रहा है वो आगे कि और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। अब मुझे कली की खोज रहती है, पर आज उस लघु प्राण की खोज है, मतलब उस छोटे से जीव की मुझे खोज है कि वो कहीं मिल जाए। सेकंड पैराग्राफ देखो। परंतु अब तक इस सोनजूई की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। अब यहाँ उस गिलहरी के बच्चे को याद करते हुए महादेवी सोचती है कि हो सकता है कि सोनजूई की जड़ में जो जड़ से जो मिट्टी मिल गई होगी और वही मुझे कली के रूप में याद दिला रहा हो। अब ये एक स्टोरी है कि पूरी स्टोरी जब आप पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे कि महादेवी वर्मा ऐसा क्यों कह रही है। ये हम वापस सेकंड पैराग्राफ को बाद में आप लोगों को समझा सकते हैं, क्योंकि जब आप पूरी स्टोरी पढ़ेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि महादेवी किस चीज़ को याद कर रही है और आज वो ऐसा क्यों कह रही है। थर्ड पैराग्राफ देखो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआछुवल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काकभुसुंडी भी विचित्र पक्षी एक साथ समादरित अनादरित, अति सम्मानित और अति अवमानित। कौवा जो है वो समादरित और अनादरित, मतलब कभी तो सम्मान योग माना जाता है और कभी उन्हें भगाया जाता है। जैसे पितृपक्षी जो होते हैं 16 दिन जब खीर बनती तो तब वो समादरित होते हैं, पर वो कान फोड़ू जब आवाज़ करते हैं तब हम उन्हें भगा कर क्या करते हैं, अनादरित करते हैं। तो एक दिन वैसे ही कमरे से बाहर बरामदे में जब देखा लेखिका ने, तो वो दो कौवे क्या करते हैं कि छुआछुवल का खेल खेल रहे हो वैसे वो वहाँ इधर उधर अपनी चोंचों को मार रहे थे। अब वो क्यों किसे पकड़ना चाह रहे थे वो हम आगे पढ़ते हैं। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतरित होना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि जो हमारे पूर्व में जो पितृ लोग हैं या हमारे जो वंशज हैं वो मयूर, हंस या गरुड़ के रूप में नहीं आ सकते, तो वो कौवा बन के ही अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए आते हैं और पितृपक्ष में कुछ लेकर जाते हैं। इतना ही नहीं, हमारी दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मुक्त संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। ऐसा मानते हैं ना, कौवा बार बार जब अपनी छत पर आकर बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई मेहमान आ रहा है, ऐसे लोगों का मानना है। दूसरी ओर हम कौवा और काँव काँव करने की अवमानना के अर्थ में भी प्रयुक्त करते हैं, मतलब बार बार जब काँव काँव करता है तो हम उसे सही भी नहीं मानते हैं। ठीक है। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी। काक पुराण एक मतलब जिसमें कौवे के बारे में वर्णन किया गया हो, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। अब वो जो कौवे उनके आंगन में क्या कर रहे थे, दो कौवे घूम रहे थे। तो जब लेखिका ने देखा या महादेवी वर्मा ने देखा कि आखिर ये कौवे क्या कर रहे हैं, तो निकट जाकर देखा गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा जो संभवतः घोंसले से गिर गया था। गिलहरी का एक घोंसला था और वहां से एक छोटा सा बच्चा गिर गया था, और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। कौवे उस बच्चे को खाना चाहते थे और अपना पेट भरना चाहते थे। पैराग्राफ देखो नेक्स्ट। काकद्वय की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, मतलब कौवे के दो घाव लग चुके थे उस छोटे से गिलहरी के बच्चे के ऊपर, अतः वह नीचे सा गमले में चिपटा पड़ा था, मतलब बेहोशी की हालत में गमले में से नीचे जो है वो एकदम चिपका सा हुआ गिरा हुआ था। नेक्स्ट देखिए। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः
इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। मतलब उसके लेखिका के आस पड़ोस वालों ने कहा कि इसे रहने दो, ये नहीं बचेगा क्योंकि कौवे के घाव लग चुके हैं, परंतु मन नहीं माना। उसे होले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। पेंसिलिन एक ट्यूब का नाम है जिसको उस पर उसके जो घाव थे उस पर लगाया और उसे पहले तो रुई से साफ किया और फिर पेंसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों तरफ लुढ़क गई। मतलब रुई से दूध निचोड़ने की कोशिश करी उसके मुंह में, पर वो नहीं गिरा और साइडों से निकल गया। कई घंटों के उपचार के बाद मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों में पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगे। मतलब 2-3 दिन उसे सही होने में लगा। लेखिका ने काफ़ी कोशिश की, उसको बार बार उसके मुंह में पानी दूध रुई से डाल डाल के पिलाया और वो तीसरे दिन अच्छे से स्वस्थ हुआ और उसके पंजे जो छोटे छोटे जो पंजे थे उससे उंगली पकड़कर लेखिका की उंगली पकड़कर अपनी जो मोती जैसी जो आंखें थी नीली उससे वो इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसने स्निग्ध रोए झब्बेदार पूंछ, मतलब हल्के हल्के उसके रोएदार उसका गिलहरी का आकार उसका बनने लग गया। झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी, सबको आश्चर्यचकित करने लगी, जैसे उसका शरीर हल्का हल्का बड़ा होता गया। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया। जातिवाचक मतलब समूह, जैसे गिलहरियां जो बोलते हैं वो क्या हो जाता है, जातिवाचक हो जाता है, पर व्यक्तिवाचक में उसका नाम दे दिया गया। क्या नाम दिया? इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। उसका व्यक्तिवाचक नाम क्या दिया? गिल्लू। गिलहरी के बच्चे का नाम क्या रखा? गिल्लू। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। कहाँ लटका दिया? तार से खिड़की के पास। वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। गिल्लू कितने साल तक रहा? 2 वर्ष। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। मतलब वो छोटा सा बच्चा था, वो खुद अपने जो खिड़की पे जो झूला टांगा था उससे झूला झूलता रहता था और टकमक टकमक इधर उधर देखता रहता था। उसकी सारी बातें देखकर वो इतना समझदार था कि उसके समझदार और उसके काम करने का तरीका, उतरना चढ़ना इधर उधर घूमना, सब बड़े आश्चर्यचकित होते थे। नेक्स्ट पेज देखिए। जब मैं लिखने बैठती थी तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसमें एक अच्छा उपाय खोज लिया था। मतलब जब लेखिका लिखती थी तो वो जो गिल्लू था इतना समझदार था कि जब तक लेखिका उसकी तरफ ध्यान नहीं देती थी वो कुछ और उपाय करता था। क्या उपाय करता था? जिससे लेखिका उसके सामने देखिए वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता। मतलब लेखिका के पैर तक आता और फटाक से कहाँ चढ़ जाता? पास में खिड़की में जो पर्दा लगा हुआ था उस पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। मतलब जब लेखिका का ध्यान बार बार लिखने से भटकता था तो जाहिर सी बात है कि लेखिका उसे पकड़ेगी। तो जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए नहीं उठती तब तक वो क्रिया उसकी चलती रहती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती थी कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघु गात मतलब लघु शरीर मतलब छोटा शरीर लिफाफे में भीतर रहता था। सिर्फ आगे के 2 पंजे और उसका सिर बाहर रखती थी, बाकी उसको लिफाफे में पैक कर देती थी क्योंकि लेखिका को बार बार परेशान करता था। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखता रहता था। लेखिका जो काम करती थी उसे वो घंटों का बैठकर देखा करता था लिफाफे में बंद रहकर। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वो मुझे सूचना देता था और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों में रखकर उसे कुतरता। मतलब लेखिका उसे काजू या बिस्किट दे देती। काजू उसकी मनपसंद चीज़ थी तो दे देते, तो वो लिफाफे में जो 2 बाहर पाँव रहते थे उसके उससे कुतर कुतर के खा लेता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। मतलब गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत मतलब जब फूल खिलते हैं उस तरह का समय तब आया उसके जीवन में। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में होले होले आने लगी।
बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहती। कभी कभी पक्षी आपस में बात करते हैं। इसी तरह बाहर की गिलहरियां उस खिड़की में आती जहाँ गिल्लू की टोकरी या झूला रखा हुआ था जिसमें गिल्लू रहता था, और पता नहीं चिक चिक करके क्या बातें करती थी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना चाहिए। लेखिका को लगा कि गिल्लू को भी आज़ाद कर देना चाहिए कि वो बाहर जा पाए, इन गिलहरियों के साथ अपना टाइम व्यतीत कर पाए। मैंने किली निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग में गिल्लू ने बाहर जाने का सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। गिल्लू उस मार्ग से बाहर जाने लगा। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या थी। घर में यदि गलती से भी कुत्ते बिल्ली आ जाए तो गिलहरी को खा सकते हैं, इसलिए उन्होंने उस कोने को, छोटे से कोने को खोल दिया कि ताकि सिर्फ वहाँ से गिल्लू बाहर जा पाए और अंदर आ पाए। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। मेरी कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगता। तब से ये नित्य का क्रम हो गया, मतलब एक रूटीन हो गई थी उसकी कि लेखिका बाहर जाती तब वो भी बाहर चला जाता, और लेखिका जैसे ही घर में आती थी गिल्लू भी उस खिड़की में जाली का जो कोना खोला था उससे अंदर आ जाता और पूरा दौड़ लगाता था। ठीक है, देखिए ये चित्र दिया हुआ है, इसमें गिल्लू बैठा हुआ है, गिलहरी का बच्चा कैसे महादेवी वर्मा खाना खा रही है और वो उसके टेबल पर बैठा हुआ है। अब देखिए मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली और राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बन हर डाल पर उछलता कूदता रहता, और ठीक 4 बजे वह खिड़की के भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मतलब वो छोटा सा जीव इतना समझदार था कि लेखिका के जाने के बाद वो बाहर जाता और गिलहरियों के साथ उछल कूद करता, और जैसे लेखिका आती और वापस अंदर आ जाता।